1950s का टाइम था। एक बड़े कार फैक्ट्री में नई नई प्लाइमथ फ्यूरी कार्स असेंबल हो रही थी। सारी एक ही जैसी दिख रही थी, बस एक अलग थी, एक रेड मॉडल। उस कार में कुछ अजीब सी एनर्जी थी। एक वर्कर उसकी इंस्पेक्शन कर रहा था। जैसे ही उसने इंजन चेक करने के लिए हुड उठाया, वो अपने आप से नीचे गिर गया और उसके हाथ को बुरी तरह से क्रश कर दिया। दर्द से चिल्लाता हुआ वर्कर तुरंत वहां से निकल गया ताकि अपना वूंड संभाल सके। इस दौरान एक और एम्प्लॉय कार के अंदर बैठा था, जिसमें उसने कैजुअली अपनी सिगरेट का ऐश रेड सीट पर गिरा दिया। वो छोटी सी चिंगारी भी कार को पसंद नहीं आई थी। कुछ घंटे गुजर गए, फैक्ट्री का काम खत्म हुआ और सब वर्कर्स घर लौट गए। लेकिन सुपरवाइजर ने नोटिस किया कि वो रेड कार की हेडलाइट्स अभी भी जल रही थी। जैसे ही वो चेक करने आया, उसने देखा कि अंदर वही एम्प्लॉय डेड पड़ा था जो थोड़ी देर पहले सिगरेट पी रहा था। उस पल से सबको समझ आ गया था कि ये कार नॉर्मल नहीं थी, ये अपने आप जीती थी। लंच ब्रेक के वक्त डेनिस आर्नी का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका दोस्त स्कूल के बुली बड़ी के हाथों परेशान हो रहा था। बड़ी ने आर्नी का लंच छीन लिया था और नाइफ दिखाकर उसे डरा रहा था। जब डेनिस को इस बात का पता चला, वो तुरंत वर्कशॉप के अंदर भाग कर आया। उस वक्त बड़ी ने आर्नी का लंच जमीन पर फेंक दिया और उसी पर उसे स्लिप करवा दिया। गिरते ही आर्नी के ग्लासेस टूट गए और बड़ी ने उन्हें अपने पैर तले मसलकर और भी ज्यादा बेइज्जत कर दिया। बड़ी और उसके दोस्तों की हंसी गूंज रही थी। तभी डेनिस ने मौका देखकर उसका नाइफ छीन लिया और उसके मुंह पर एक जोर का पंच जड़ दिया। बड़ी का ध्यान हटते ही गैंग के बाकी लोग डेनिस पर टूट पड़े। इसी बीच एक टीचर वर्कशॉप में आ गए और सबको रुकने को कहा। आर्नी ने तुरंत कंफर्म कर दिया कि बड़ी ने नाइफ से धमकाया था, लेकिन बड़ी ने सब झूठ बोल दिया। टीचर ने उससे अपनी पॉकेट्स खोलने को कहा, जहां से एक पेन नाइफ मिल गया। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया और उसके साथियों को डिटेंशन मिल गई। दिन के एंड पर डेनिस और आर्नी इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। तभी रास्ते में आर्नी की नजर एक पुरानी कार पर पड़ी। उसने तुरंत डेनिस को गाड़ी रोकने को कहा। दोनों उतरकर उस कार के पास गए जो एक पुराना रेड प्लाइमथ फ्यूरी मॉडल था, वही जिसमें फैक्ट्री एक्सीडेंट हुआ था। कार पूरी तरह से खराब और बुरी हालत में थी, लेकिन आर्नी उसे देखकर ऑब्सेस्ड हो गया। कार का मालिक, एक बूढ़ा आदमी जॉर्ज लेबे, सामने आया। उसने बताया कि इस कार का नाम क्रिस्टीन है और ये उसके भाई की थी, जो कुछ हफ्ते पहले मर गया था। इसी वजह से वो जल्दी से कार बेचना चाहता था। सिर्फ 250 में डेनिस ने आर्नी को समझाया कि ऐसी रेक्ट कार लेना समझदारी नहीं है, लेकिन आर्नी बिना सोचे समझे डील पक्का कर लेता है। शाम को जब आर्नी घर आया और पेरेंट्स को अपनी खरीदारी के बारे में बताया, तो उसकी स्ट्रिक्ट माँ बिल्कुल खुश नहीं थी। उसने सीधा कह दिया कि कार तुरंत बेच दो, लेकिन आर्नी ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि वो हमेशा पेरेंट्स की बात मानता है, लेकिन ये कार उसने अपने पैसे से ली है और इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। फिर भी उसकी माँ अपनी जिद पर अटकी रही। माँ की जिद के बाद आर्नी ने घर छोड़ने का फैसला किया और क्रिस्टीन को एक गैराज में ले गया। डेनिस उसके साथ था। वहां उनकी मुलाकात हुई गैराज के ऑनर विल डार्नेल से, एक गुस्से वाले और रूड बुजुर्ग। उसने दोनों को अच्छी तरह सुनाई, लेकिन फिर भी रात भर कार गैराज में रखने की इजाजत दे दी। उसके बाद उन्हें तुरंत घर भेज दिया। वापस आते वक्त डेनिस ने आर्नी से पूछा कि उसने इतनी बुरी हालत वाली कार क्यों ली। तब आर्नी ने चुपचाप कहा, मैं हमेशा अपने आप को ऑगली समझता हूं, लेकिन क्रिस्टीन को मैं कुछ बेहतर बना सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो इसे नया रूप दे सकता हूं। दिनों से हफ्ते बन गए और आर्नी दिन रात क्रिस्टीन पर काम करता रहा। गैराज का मालिक विल अभी भी रूड था, लेकिन धीरे धीरे उसने आर्नी को गैराज में काम पर रख लिया। बदले में आर्नी को स्क्रैप मेटल फ्री मिलने लगा, जिससे वो अपनी कार को रिपेयर करता। धीरे धीरे वो क्रिस्टीन के और करीब होता जा रहा था, एक अजीब अनजानी अटैचमेंट के साथ। अगले दिन डेनिस और उसके दो दोस्त स्कूल में नए स्टूडेंट ली कैबट के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने डेनिस को चैलेंज दिया कि वो लाइब्रेरी में जाकर उस लड़की से बात करे। डेनिस ने हिम्मत जुटाई और ली के टेबल पर जा बैठा। उसने उससे डेट पर चलने का पूछा, लेकिन ली ने सीधा कह दिया कि उसके ऑलरेडी प्लान्स हैं। डेनिस एम्बेरस्ड होकर वहां से उठ गया। दिन के एंड पर डेनिस आर्नी के घर गया,
क्योंकि दोनों अब अक्सर एक दूसरे से दूर रहते थे। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि आर्नी बदल गया है। अब ना ग्लासेस, ना नर्डी कपड़े, बल्कि स्टाइलिश आउटफिट्स, रिबेलियस एटीट्यूड और एक अलग ही कॉन्फिडेंस। उसने डेनिस से प्रॉपरली बात भी नहीं की और सीधा शॉप ओनर के एक्स्ट्रा काम के लिए निकल पड़ा। माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्नी बिना कुछ कहे निकल गया। उसके बाद आर्नी की माँ ने डेनिस से बात की और अपनी फिक्र जाहिर की। उसने बताया कि उसने पता लगाया है, क्रिस्टीन के पहले ओनर ने इसी कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करके सुसाइड किया था। अपनी माँ से क्रिस्टीन के बारे में सुनने के बाद डेनिस ने ओल्ड जॉर्ज के घर का रुख किया। वहां जॉर्ज ने पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि जब उसके भाई ने क्रिस्टीन खरीदी थी, तभी से वो कार के लिए पागल सा हो गया था। उसकी ऑब्सेशन इतनी बड़ी थी कि उसकी बीवी और बेटी दोनों ने इसी कार में अपनी जान गंवा दी। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब उसके भाई की मौत हुई, उसके हफ्तों बाद क्रिस्टीन खुद ब खुद वापस जॉर्ज के घर आ गई थी। ये सब सुनकर डेनिस और भी ज्यादा परेशान हो गया। दिन के एंड पर उसने डिसाइड किया कि वो गैराज में जाकर क्रिस्टीन को खुद देखेगा। रात को जब वो वहां पहुंचता है तो क्वाइटली कार के पास जाकर हैंडल खोलता है। जैसे ही उसने हैंडल खींचा, क्रिस्टीन का रेडियो खुद से ऑन हो गया और म्यूजिक बजने लगा। घबराकर डेनिस तुरंत वहां से भाग गया, इससे पहले कि कोई उसे देख ले। अगली सुबह स्कूल स्टेडियम में फुटबॉल मैच था। डेनिस एक इंपॉर्टेंट मूव के लिए तैयार था, लेकिन उसकी नजर दूर से आई क्रिस्टीन पर जाकर अटक गई। क्रिस्टीन अब पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी थी, चमक रही थी। उसमें से आर्नी उतर कर आया और उसके साथ थी ली। दोनों ने सबके सामने एक दूसरे को किस किया। ये देखकर डेनिस शॉक में पड़ गया, कंफ्यूज एंड अपसेट। ध्यान भटक जाने की वजह से उसने गेम का फोकस खो दिया। राइवल टीम के एक प्लेयर ने जोर से टैकल किया, जिसकी वजह से डेनिस बेहोश होकर ग्राउंड पर गिर गया। उसकी चोट इतनी सीरियस थी कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ दिनों बाद डेनिस होश में आया। उसकी लेग कास्ट में बंधी थी और गर्दन फ्रैक्चर हो गई थी। उसके साइड में आर्नी बैठा था, जो अपने दोस्त की हालत देखने आया था। दोनों ने वापस अपनी दोस्ती को जोड़ना शुरू किया। डेनिस ने अपना दर्द शेयर किया, बोला कि अब वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा और थोड़ा और बुरा होता तो वो पैराप्लेजिक बन जाता। उसने आर्नी से ये भी पूछा कि इतनी जल्दी क्रिस्टीन कैसे रिपेयर हो गई, लेकिन आर्नी सिर्फ इतना ही बोला, मैंने दिन रात मेहनत की है। बात का मूड अचानक बदल गया जब आर्नी ने कैजुअली कहा कि उसने अपने पेरेंट्स को फोर्स किया कि वो कार उसके नाम पर रजिस्टर करें, और साफ कह दिया अगर उन्होंने मना किया तो वो स्कूल छोड़ देगा। डेनिस धीरे धीरे समझने लगता है कि आर्नी की पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल गई है। उसके अंदर कुछ अजीब सा ग्रो हो रहा था, जैसे वो पहले वाला आर्नी ही ना रहा हो। लेकिन आर्नी बस कैजुअली गुड बाय बोलकर चला जाता है। शाम को वो ली को ड्राइव इन मूवी थिएटर ले जाता है। दोनों एक रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ी आगे बढ़ने लगती हैं, ली पीछे हट जाती है और कार से बाहर निकल आती है। आर्नी उसके पीछे आता है। तब ली अपना दिल खोल कर कह देती है कि वो कार में ऐसे मोमेंट्स नहीं चाहती। और उससे भी बड़ी बात, उसे लगता है कि आर्नी क्रिस्टीन के साथ ज्यादा ऑब्सेस्ड है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आर्नी को ये बात ऑब्जर्व लगती है। बारिश तेज हो रही थी, इसलिए वो ली को कन्विंस करता है कि वापस कार में बैठ जाए। ली मान जाती है, लेकिन जैसे ही दोनों कार के अंदर आते हैं, विंडशील्ड माल फंक्शन करने लगता है। आर्नी उतरकर उसे ठीक करने चला जाता है। इसी दौरान ली एक स्नैक खाती है और अचानक क्रिस्टीन खुद से रिएक्ट करने लगती है। रेडियो ऑन हो जाता है। डैशबोर्ड से एक तीखी रोशनी निकलती है और ली को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जैसे कोई उसे चोक कर रहा हो। आर्नी तुरंत भाग कर आता है, लेकिन कार अपनी मर्जी से डोर्स लॉक कर देती है। आर्नी पागल सा होकर लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कार उसे खोलने ही नहीं देती। ली लगभग बेहोश होने वाली होती है, तभी वो लास्ट मोमेंट पे अंदर से लॉक खींच लेती है। उस वक्त एक ड्राइवर जो पास खड़ा था तुरंत डोर खोलता है और ली को बाहर निकालकर हेल्प करता है। लेकिन ये देखकर आर्नी गुस्से से उस आदमी पर ही टूट पड़ता है, जबकि वो इंसान सिर्फ ली की हेल्प कर रहा होता है। उसने स्नैक का टुकड़ा निकालकर ली की सांस वापस लौटा दी। इस पूरी बिजार सिचुएशन के बाद आर्नी ली को घर छोड़ने जाता है,
लेकिन जैसे ही कार रुकती है, ली बिना कुछ कहे तुरंत बाहर निकल जाती है। आर्नी उसे रोकता है, सॉरी बोलने की कोशिश करता है, पर ली उसे सीधा कह देती है, ये सब कार की वजह से हुआ। क्रिस्टीन तुमसे जेलस लगती है। जब भी हम साथ होते हैं कुछ ना कुछ अजीब होता है। आर्नी इसे बस पैरानोइया मानकर इग्नोर कर देता है। वो ली से प्रॉमिस करता है कि बाद में कैलमली बैठकर इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन आर्नी वापस गैराज में आता है, लेकिन जितनी कोशिश करता है क्रिस्टीन स्टार्ट नहीं होती। उस वक्त एक अजीब इंस्टिंक्ट के साथ वो कार से बात करने लगता है। आर्नी कह रहा था कि ली के साथ जो हुआ उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है और क्रिस्टीन हमेशा उसकी कार ही रहेगी। जैसे ही वो ये कहकर इग्निशन टर्न करता है, इस बार क्रिस्टीन तुरंत स्टार्ट हो जाती है। दोनों फिर गैराज के अंदर लौट आते हैं और आर्नी उसे वहीं छोड़कर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो गया, बड़ी और उसके गुंडे छुपकर गैराज में घुस जाते हैं। हाथ में बड़े स्लेजहैमर लेकर वो लोग क्रिस्टीन पर टूट पड़ते हैं। पहले कार का बॉडीवर्क तोड़ देते हैं, फिर सीट्स चीर कर निकाल देते हैं और रेडियो तक डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगले दिन आर्नी और ली पैचअप कर लेते हैं। ली उसके साथ गैराज जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि आर्नी कह रहा था कि उसका वॉलेट कार में है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, आर्नी की आंखें फट जाती हैं। क्रिस्टीन पूरी तरह बर्बाद पड़ी थी। ली तुरंत पूछती है कि ये किसने किया और अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्नी का गुस्सा कंट्रोल से बाहर जाता है। वो ली को जबरदस्ती वहां से निकाल देता है। बाद में डिनर टेबल पर आर्नी अपने पेरेंट्स को सब बताता है। उसके पेरेंट्स उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि वो उसके लिए नई कार लेने में मदद करेंगे। लेकिन ये बात सुनकर आर्नी और भी फ्यूरियस हो जाता है। उसके लिए क्रिस्टीन एक कार नहीं, उसकी ऑब्सेशन थी। उसने अपने पेरेंट्स को दोषी ठहराया, क्योंकि अगर उन्होंने गैराज उसे करने दिया होता तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं। उसने अपने पेरेंट्स को रूड तरीके से जवाब दिए और गुस्से में डिनर टेबल से उठकर अपने रूम में चला गया। तब उसका फादर उसके पीछे आया और बोला कि उसे अपनी मां से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आर्नी का बिहेवियर और भी रिबेलियस हो गया। जब बात हाथापाई तक पहुंच गई, आर्नी ने अपने ही फादर पर वार कर दिया और उसकी जान लेने के करीब आ गया। रात के कुछ घंटे गुजरते ही भी आर्नी का ऑब्सेशन कम नहीं हुआ। वो वापस वर्कशॉप में गया क्रिस्टीन के पास और उसने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो उसे दोबारा जिंदा करेगा। हर एक टुकड़े को जोड़कर, हर एक हिस्सा रिपेयर करके क्रिस्टीन को उसके पहले वाले रूप में वापस लाएगा। आर्नी के ऑब्सेशन का असली चेहरा अब सामने आने लगता है। जब वो रात को वर्कशॉप में आया था, उसने सोचा था कि क्रिस्टीन को वो खुद रिपेयर करेगा, लेकिन उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि कार अपने आप सुपरनैचुरल तरीके से अपना इंजन ठीक कर रही थी। शॉक्ड होने के बावजूद आर्नी इंट्रीग्ड हो गया और उसने क्रिस्टीन से ऑलमोस्ट गुजारिश की, मुझे और दिखाओ, तुम और क्या कर सकती हो। जैसे उसकी बात सुन रही हो, क्रिस्टीन ने अपने आप को पूरी तरह से रिस्टोर करना शुरू कर दिया। सीट्स, बॉडीवर्क, विंडशील्ड, सब कुछ धीरे धीरे खुद ही ठीक हो गया, बिना किसी एफर्ट के। आर्नी की आंखों के सामने क्रिस्टीन फिर से एकदम नई बन गई। इसके कुछ ही समय बाद हाईवे पर बड़ी के गुंडों में से एक, जिसका नाम मूची था, एक ट्रक से लिफ्ट लेकर रास्ते में उतर गया। वो अपने रास्ते पर चल ही रहा था कि उसने दूर से एक कार इंजन की आवाज सुनी। धीरे धीरे वो आवाज पास आई और उसके सामने क्रिस्टीन रोड पर रुक गई। मूची तुरंत समझ गया कि ये आर्नी ही होगा कार के अंदर। डर के मारे उसने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि उसने जो भी किया मजबूरी में किया, लेकिन उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही क्रिस्टीन के हेडलाइट्स ब्राइट हो गए और कार सीधा उसकी तरफ तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। मूची जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। एकदम लास्ट सेकंड पर वो एक जाम के पीछे कूद गया और कार उससे मिस कर गई। उसने सोचा कि शायद अब वो सेफ है, लेकिन कुछ देर बाद अंधेरे से क्रिस्टीन फिर से सामने आ गई। इस बार वो चेज और इंटेंस हो गई। कार उसके पीछे पीछे नैरो लेंस में घुस गई, ऑलमोस्ट जैसे खेल रही हो उसके साथ। फाइनली मूची एक ऐसे रास्ते पर फंस गया जहां से निकलने का कोई एग्जिट नहीं था। उसके सामने सिर्फ क्रिस्टीन खड़ी थी, बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल स्टिल। डर के मारे उसने अपना पॉकेट नाइफ निकाला और कार की तरफ दिखाकर धमकी दी, जैसे समझता हो कोई ड्राइवर अंदर है। लेकिन क्रिस्टीन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। एली इतना नैरो था कि लग रहा था कार वहां फिट भी नहीं होगी,
लेकिन क्रिस्टीन ने बिना रुके अपने आप को वॉल्स के अगेंस्ट फोर्स किया और रास्ता बनाते हुए मूची को क्रश कर दिया। उसकी चीखें वहीं खत्म हो गईं। अगली सुबह आर्नी डेनिस के रूम में आया और कैजुअली उससे कहा कि मूची मर गया है। डेनिस तुरंत सस्पिशियस हो गया क्योंकि उसे ये और भी अजीब लगा कि क्रिस्टीन दोबारा पूरी तरह रिपेयर हो गई है, जबकि कल तक वो खुद तोड़ी गई थी। लेकिन आर्नी ने बस शोल्डर्स उठाकर कह दिया कि इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है और वहां से निकल गया। गैराज से निकलते वक्त उसे डिटेक्टिव जेनकिंस मिला। जेनकिंस ने सीधा उससे कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एक तो उसकी कार डिस्ट्रक्शन का केस और दूसरा मूची की डेथ का, क्योंकि मूची का बॉडी मिला था। लिटरली आधा छटा हुआ आर्नी का डार्क ट्रांसफॉर्मेशन अब खतरनाक मोड़ ले रहा था। जब डिटेक्टिव जेनकिंस ने उससे मूची की मौत के बारे में सवाल किया, आर्नी ने कोल्ड टोन में जवाब दिया कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन अंदर से वो खुश था, जैसे किसी ने उसके लिए बदला ले लिया हो। जेनकिंस ने उसकी आंखों का वो सेटिस्फैक्शन नोटिस कर लिया। फिर डिटेक्टिव ने एक और बात सामने रखी। उसने कहा कि उसे ली का स्टेटमेंट मिला है, जिसमें उसने बताया है कि क्रिस्टीन कैसे इनएक्सप्लिकेबली खुद ही रिपेयर हो गई थी और उस रात उसने अपने साथ क्या-क्या अजीब चीजें महसूस की थीं। ये सुन के आर्नी का पेशेंस खत्म हो गया। वो गुस्से में बिना कुछ और बताए इन्वेस्टिगेशन से निकल गया। बाद में गुस्से और ऑब्सेशन से भरकर उसने ली को फोन किया, उसे मिलने के लिए फोर्स किया, लेकिन ली ने सीधे मना कर दिया। ये रिफ्यूजल आर्नी को और भी ज्यादा फ्यूरियस बना गया। उसी वक्त दूसरी जगह बड़ी और उसका दोस्त डॉन एक कन्वीनियंस स्टोर से ड्रिंक लेकर कार में निकल पड़े। रात का अंधेरा था और सड़क बिल्कुल खाली। हाफ वे डाउन द रोड उन्हें पीछे से एक कार के हेडलाइट्स दिखाई दिए जो उनका पीछा कर रही थी। बड़ी ने कार रोकी, सोचा देखते हैं कौन है, लेकिन हेडलाइट्स इतनी ब्राइट थीं कि कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने रिवर्स करके एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाली कार ने भी वही मूव रिपीट किया। तब साफ हो गया, वो क्रिस्टीन थी। एनॉयड और गुस्से में बड़ी ने अपनी कार को फुल स्पीड में दौड़ाया और एक गैस स्टेशन पर रोक दी, जहां उनका दोस्त रिची काम करता था। बड़ी कार से उतरकर एक आयरन रॉड लेकर खड़ा हो गया, रेडी टू फाइट। उसने सोचा कि आरी अंदर होगा और उसे प्रोवोक किया, बाहर आ, लेकिन जवाब में क्रिस्टीन ने फुल स्पीड से अटैक किया और डायरेक्टली बड़ी की कार के साइड में टकरा गई। इंपैक्ट इतना वायलेंट था कि कार पूरा क्रश हो गया। बड़ी अभी भी समझ रहा था कि शायद आरी ही ड्राइव कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट करता, क्रिस्टीन ने फिर से स्पीड पकड़ी और बड़ी की कार को धकेलकर वर्कशॉप के अंदर घुसा दिया। अंदर डॉन था, जो कार के साथ साथ वॉल के अगेंस्ट चिपक कर क्रश हो गया। जैसे ही कार रुकी, उसमें से फ्यूल लीक होना शुरू हो गया और वो रिची के पैरों के पास पहुंच गया। कुछ सेकंड्स के अंदर बड़ी की कार में आग लग गई और फिर गैसोलीन इग्नाइट होते ही पूरा गैराज एक ह्यूज एक्सप्लोशन में उड़ गया। रिची भी उस ब्लास्ट में जिंदा जला दिया गया। ट्रेजेडी देखकर बड़ी ने भागने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टीन फायरबॉल बन चुकी थी। पूरे बॉडी पर फ्लेम्स लेकर कार गैराज से बाहर निकली और सीधा उसके पीछे दौड़ गई। अंधेरे और सुनसान रास्ते पर बड़ी अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन क्रिस्टीन उसका शिकार करने वाली शिकारी की तरह पीछे थी। आखिर में वो मॉन्स्टर कार पूरे फ्लेम्स के साथ बड़ी पर चढ़ गई। उसका बॉडी सड़क पर आग में झुलता हुआ गिर गया और क्रिस्टीन बिल्कुल विक्टोरियस उस अंधेरी रात में खामोशी से रुक गई। कुछ टाइम बाद ओल्ड विल को एक कार की आवाज सुनाई देती है। जब वो अपने वर्कशॉप का दरवाजा खोलता है तो क्रिस्टीन को धुएं से ढकी हुई देखता है। ओल्ड मैन हैरान होता है क्योंकि आरी अपने काम के लिए कार लेकर गया था जो विल ने उसे दिया था। थोड़ा कॉशियस होते हुए वो शॉटगन लेकर क्रिस्टीन के पास जाता है और देखने की कोशिश करता है कौन ड्राइव कर रहा है। ओल्ड मैन कार के दरवाजे के पास जाकर हैंडल पकड़ता है, लेकिन पूरी बॉडी इतनी गर्म होती है कि वो हाथ जलाने लगता है। एक पुराना कपड़ा यूज करके वो दरवाजा खोलता है, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं होता। ये चीज सिचुएशन को और अजीब बना देती है। फिर भी पुरानी आदत और क्यूरियोसिटी में वो कार में घुस जाता है ताकि अंदर का मिस्ट्री समझ सके। क्रिस्टीन इस मिस्टेक का फायदा उठाती है, कार के अंदर ओल्ड मैन को लॉक कर देती है और सीट को डैशबोर्ड के अगेंस्ट पुश करके उसे स्मैश कर देती है। अगला दिन आरी गैराज वापस आता है और देखता है कि पुलिस कार्स वहां खड़ी हैं।
एंटर करते ही वो डिटेक्टिव जेनकिंस से मिलता है, जो बताता है कि उसने अपना बॉस क्रिस्टीन के अंदर लाइफलेस पाया है। सबसे अजीब बात यह थी कि सिचुएशन ऐसे लग रही थी जैसे ओल्ड मैन ने सुसाइड किया हो, क्योंकि उसका गन कार के अंदर था। आरी कंफ्यूजन में कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सस्पेक्ट करता है कि ये क्रिस्टीन का काम है, जो फिर से कंप्लीटली रिस्टोर होकर वहां खड़ी है। इसी बीच डेनिस घर वापस आता है और ली का कॉल रिसीव करता है। ली कहती है कि उसे शक है कार आरी के माइंड को कंट्रोल कर रही है और इस वजह से वो अजीब और वायलेंट बिहेव कर रहा है। डेनिस आरी पर बिलीव करता है और नहीं मानता कि वो इंटेंशनली कुछ गलत करेगा, लेकिन अगर कार उसका दिमाग कंट्रोल कर रही है तो क्रिस्टीन को डिस्ट्रॉय करना ही बचाव का रास्ता है। ली कॉल के बाद चली जाती है, लेकिन सेकंड्स में आरी क्रिस्टीन के साथ वापस आता है और डेनिस को ड्राइव के लिए बुलाता है। ड्राइव के दौरान आरी का बिहेवियर और ज्यादा स्ट्रेंज हो जाता है। वो ज्यादा ड्रिंक करता है, स्पीड लिमिट क्रॉस करता है और कभी कभी हैंड्स स्टीयरिंग से हटा देता है, कार को खुद चलने देता है। डेनिस परेशान हो जाता है और ली के वर्ड्स रिपीट करता है, आरी अब कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आरी सिर्फ थ्रेटन करता है, कहता है कि क्रिस्टीन के रास्ते में कोई नहीं रुक सकता। प्रूफ के लिए वो कार की स्पीड मैक्सिमम कर देता है और ऑपोजिट लेन में घुस जाता है, ऑलमोस्ट कॉलिजन के साथ। डेनिस देखकर डर जाता है कि उसका फ्रेंड मैडनेस के एज पर है। अगला दिन डेनिस क्रिस्टीन के बॉडी वर्क पर नोटिस छोड़ता है आरी के लिए कि गैराज में इवनिंग में मिले। जब टाइम आता है, डेनिस और ली गैराज में वेट करते हैं, लेकिन आरी वहां नहीं होता। दोनों पास वाले एक्सकवेटर में बैठते हैं और प्लान के मुताबिक वर्कशॉप में ड्राइव करते हैं। एग्रीमेंट ये होता है कि ली ऑफिस में रहेगी और गेट क्लोज करेगी, और जैसे ही आरी बाहर जाए, डेनिस क्रिस्टीन को बुलडोजर से डिस्ट्रॉय करेगा। प्लान के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ली ऑफिस में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्रिस्टीन रब्बल के बीच वर्कशॉप में छुपी हुई है। जैसे ही आरी वापस आता है, क्रिस्टीन हेडलाइट्स ऑन करके ली पर अटैक करने लगती है। रिफ्लेक्स में ली एक डैंगलिंग टायर पकड़ लेती है और लास्ट मोमेंट में डॉज कर जाती है, नैरोली बच जाती है। क्रिस्टीन हार नहीं मानती और फिर से ली पर अटैक करने के लिए सेट हो जाती है, लेकिन डेनिस तुरंत एक्सकवेटर की क्लॉ का इस्तेमाल करता है और ली को इम्पैक्ट से बचाता है। क्रिस्टीन पीछे हटकर वर्कशॉप के दूसरे कोने में जाती है, जबकि डेनिस ट्रैक्टर को ऑपोजिट साइड ले जाता है। दोनों व्हीकल्स एक दूसरे के सामने पोजीशन हो जाते हैं और यहां रिवील होता है कि क्रिस्टीन अकेली नहीं चल रही। आरी पूरी तरह से कार के इन्फ्लुएंस में आ गया है। अचानक कार अपने हेडलाइट्स एक्टिवेट करती है और कुछ ही सेकंड्स में खुद को कंप्लीटली रिपेयर कर लेती है। सिचुएशन और खतरनाक हो जाती है जब एक्सकवेटर स्टॉप हो जाता है और डेनिस उसे रिस्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी क्रिस्टीन ऑफिस की तरफ स्पीड से जाती है। ली को फाइनली एलिमिनेट करने के लिए ली डिस्पेयर में होती है और कार सब कुछ क्रैश कर देती है, लेकिन इम्पैक्ट ली को हिट नहीं करता, बल्कि आरी विंडशील्ड के थ्रू उड़ जाता है। ली दौड़कर आरी के पास जाती है, लेकिन आरी जंप करके उसे सरप्राइज करता है और ग्रैब करता है। अनफॉर्चुनेटली विंडशील्ड के एक टुकड़े से आरी मॉर्टली वाउंडेड हो जाता है। अपने आखिरी पलों में आरी अपनी प्रेशियस कार को कैरेज करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजरीज के साथ वो मर जाता है। क्रिस्टीन के सामने हेल्पलेसली ली सीन से भाग जाती है, लेकिन क्रिस्टीन एक लास्ट एक्ट ऑफ रिवेंज में रिवर्स होकर उस पर अटैक करने लगती है। ली लास्ट मोमेंट में स्वर्व कर लेती है और कार कॉलम में फंस जाती है। डेनिस इस चांस का फायदा उठाता है, एक्सकवेटर रिएक्टिवेट करता है और क्रिस्टीन की तरफ ड्राइव करता है। ब्लो हिट करता है, लेकिन कार रेसिस्ट करने की कोशिश करती है और भागने लगती है। क्रिस्टीन फिर से ली की तरफ सेट हो जाती है, लेकिन डेनिस एक्सकवेटर की क्लॉ का इस्तेमाल करके कार को पीछे से पियर्स कर देता है। इस ब्लो के बाद मैड कार अपनी पावर लूज करती है और डिसेबल हो जाती है। ली तेजी से एक्सकवेटर की तरफ दौड़ती है डेनिस के साथ ज्वाइन करने के लिए, लेकिन क्रिस्टीन फिर एक्टिवेट हो जाती है और खुद को रिबिल्ड करने लगती है। अंत में डेनिस बुलडोजर स्टार्ट करता है और क्रिस्टीन के ऊपर रन ओवर कर देता है। कार रेसिस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कंप्लीटली क्रश हो जाती है और ऐसे इविल का अंत हो जाता है। फॉरएवर फाइट फाइनली ओवर।
और अगले दिन डेनिस और ली डिटेक्टिव जेनकिंस के साथ एक जंकयार्ड में मिलते हैं। वहां उन्हें क्रिस्टीन कॉम्पैक्टेड स्क्रैप मेटल में मिलती है। लगता है डेंजर खत्म हो गया, लेकिन तभी तीनों एक फेमिलियर सॉन्ग सुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार पहले रेडियो पर बजाती थी। फॉर्चुनेटली ये सिर्फ जंकयार्ड का एक वर्कर था अपने स्टीरियो के साथ। तीनों फाइनली वहां से निकलते हैं, लेकिन नोटिस नहीं करते कि क्रिस्टीन का एक छोटा टुकड़ा हिल रहा है, प्रूफ कि डियाबोलिकल कार अभी भी जिंदा है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें और सब्सक्राइब करें और भी मूवी रीकैप्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।